बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सिटी एट में खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। प्रोग्राम में नाज़रीन हमारी आज की खबरें भी हैं, सेगमेंट्स भी शामिल करेंगे। पहला सेगमेंट है हमारा एक दिन एक नेकी। सल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, आज का मेरा पैगाम ये है सारी इंसानियत के लिए कि अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करें, बर्दाश्त पैदा करें। हम जिस नबी के हम उम्मती हैं, क़ुरबान जाए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के अखलाक़ हसना पर जब आप ताइफ के मैदान पे आपका खून निकला, हमारा ये अक़ीदा है सारी इंसानियत का खून जमा कर लिया जाए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून के एक क़तरे का भी मुकाबला नहीं किया जा सकता। उस हालत के अंदर भी मेरे नबी ने क्या उसने अखलाक को अपनाते हुए फरमाया कि ये इनको पता नहीं है, चलो इनकी आने वाली नस्ल मुझ पर ज़रूर ईमान लेके आएगी। इसको कहते हैं बर्दाश्त। आज उम्मत में बर्दाश्त ख़त्म हो गई है। अल्लाह मुझे भी आपको भी बर्दाश्त की नेमत से नवाज़े। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन सुम आमीन। आज की अच्छी बात आपके साथ हमने शेयर की। आज की खबरें क्या हैं? मुजरिमों की सरकोबी, चीनी और पंजाब पुलिस में बाहमी ताउन बढ़ाने का मुआहदा। लेस्को ने सोलर सिस्टम के मीटर 6000 रुपए तक महंगे कर दिए। एक के बाद एक धरना, शहर में ट्रैफिक का निजाम मुतासिर। और अफसरशाही की शाह खर्चियां क्या हैं, ये भी आपको बताएंगे आज के प्रोग्राम में। जी, तो खबरें हमने आपके साथ शेयर कर ली। डिटेल्स क्या हैं? हमारे साथ स्टूडियो में हमारे सीनियर रिपोर्टर अली रामे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अली, क्या हाल चाल है आपकी? अच्छा जी, पहली खबर की तरफ चलते हैं जी। मुजरिमों की सरकोबी के लिए अब ये कदम उठाया जाएगा कि चीन पंजाब पुलिस को घुस सिखाएगी। हम नॉर्मली मार्केट में जो चाइना की चीज़ें देखते हैं, मेरे जहन में वो वाली बात आ रही थी ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो कैसे गुर सिखाए जाएंगे? मतलब पुलिस सब चाइना की पुलिस हो जाएगी हमारी। चीन से गुर सीखने के बाद चले, एक अच्छा है कि एक दूसरे की जो ट्रेनिंग एक्सपीरियंस शेयर होना चाहिए, एक्सपीरियंस शेयर होना चाहिए। अगर वहाँ की चीन की पुलिस अगर इनको एक्सपीरियंस अपना जो वो अपनी सोसाइटी में, अपने मुल्क में, अपने कंट्री में देखते हैं, तो अब पंजाब पुलिस को भी वो सिखा देंगे। क्योंकि लेकिन यहाँ पे जो माहौल है वो डिफरेंट है। एग्जैक्टली हमारा अपना जो ह्यूमन बिहेवियर है वो बहुत डिफरेंट है। वहाँ के लोगों का बिहेवियर वो ऐसा डिफरेंट है। क्योंकि वहाँ पे देखा जाए तो एक रूल्स को फॉलो करने की एक जिम्मेदारी जो है वो हर शहरी अपनाता है। सर, यहाँ पे आप किसी को रोक लें तो बस हाथापाई। मैं दफ्तर से घर तक जा रही हूँ, मुझे 2-3 तो ऐसे लड़ाई झगड़े के वाक़यात हैं, चाहे वो ट्रैफिक पुलिस के साथ है, चाहे वो डॉल्फिन के साथ है। हमारे लोगों के रवैये ये है, इस कदर अदम बर्दाश्त है। देखिए, सबसे पहले तो यही बात है ना कि आप लोगों को इस हद तक सिखाएं कि आपको एक अपने हक का पता, अपने राइट्स का पता होना चाहिए और दूसरों के राइट्स का, कि दूसरों के राइट्स क्या है। जब हम इन चीज़ों पर अमल दरामद करेंगे तब इस तरह की नौबत आएगी नहीं। फिर दूसरी बात आती है क्राइम पूरी दुनिया में है, हर जगह पे क्राइम, डिफरेंट किस्म का क्राइम है। तो उनको टेक ओवर कैसे करना है, उनको अरेस्ट कैसे करना है, उनको सज़ा कैसे देनी है, ये सिस्टम है। अब वहाँ का सिस्टम और यहाँ का सिस्टम, सज़ा और जज़ा वाला, ये बहुत डिफरेंट है। हमें पहले उस सिस्टम को ठीक करना है कि ये ना हो कि अगर हम किसी हमारे एंड पे तो अली सबसे बड़ी ये बात होती है, आपके कवानीन पर कोई अमल दरामद ना करवाता है, ना करवा सकता है। वहाँ से बात शुरू हो जाती है। यहाँ पैसे दे दिला के अगर थोड़ा सा कोई उस लेवल का बंदा है, जितना मर्जी बड़ा जुर्म किया है,
चाहे उसने रोड एक्सीडेंट कर दिया, चाहे वो वन व्हीलिंग कर रहा था, चाहे वो यहाँ पर कितने बड़े बड़े वाकयात हुए हैं कि बुरी तरह से गाड़ी चला रहा है कोई बहुत बिगड़ा नवाब और किसी को कुचल भी दिया तो बस पैसे दे दिला के बात खत्म। देखिए सबसे पहले अगर पुलिस किसी को गिरफ्तार भी करती है तो कम से कम उसको एक सज़ा तो होनी चाहिए। ये तो नहीं कि वो अदालत में जाए और वहाँ से उसको रिलीफ मिल जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। फिर हमारी इन्वेस्टिगेशन है, इस पर फोकस बहुत ज़्यादा करना होगा और गवर्नमेंट को भी सोचना होगा कि इन्वेस्टिगेशन के ऊपर एक अच्छा खासी अमाउंट जो है वो यूटिलाइज उनको करनी चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का जो विंग है पुलिस का उसको हमेशा से नज़रअंदाज किया जाता है और पुलिस ऑफिसर्स की भी यही डिमांड है कि इन्वेस्टिगेशन विंग को जब उनको अपने जितनी भी उनकी एक फैसिलिटेशन है, सहूलियात हैं, एक HR है, वो आप उनको नहीं देंगे तो वो कैसे एक अच्छी इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि आज भी अगर किसी जगह पर इन्वेस्टिगेशन के लिए जाना होता है तो पुलिस वाले राह तक नहीं होते कि किससे पेट्रोल लें। आप यकीन माने इरफान से जब कभी भी इस टॉपिक पे बात होती है ना तो वो ये कहता है कि हमारी पुलिस के पास दुनिया के जदीद तरीन गैजेट्स मौजूद हैं और इसके बाद जहाँ कहीं भी मामला आता है वो सिर्फ इन्वेस्टिगेशन पे बात आकर रुक जाती है। इन्वेस्टिगेशन हमारी उस लेवल की नहीं है। इन्वेस्टिगेशन नहीं, ऐसी भी स्टोरीज हैं जिसमें इन्वेस्टिगेशन बहुत अच्छी भी होती है, लेकिन किसी जगह पे इन्वेस्टिगेशन उसका मोरल डाउन भी जाता है। नोटिस लेना पड़ता है CM साहब को अच्छी इन्वेस्टिगेशन अगर आप देखिए वही मैं कह रहा हूँ कि किसी जगह पे इन्वेस्टिगेशन बहुत अच्छी हो रही थी, किसी जगह पे इन्वेस्टिगेशन जो है वो उस तरीके से नहीं होती जैसे होनी चाहिए और वो तरीकाकार होता है वो एक आम आदमी होता है जिसका कोई नोटिस नहीं लेता, जिस पर पुलिस को होता नहीं है कि यार इसके पीछे कौन है। ठीक है, उस तरह की इन्वेस्टिगेशन के ऊपर भी फोकस हमें करना है और मैं यही मानता हूँ कि जब तक आप किसी को सज़ा नहीं देंगे, अपना जुडिशल सिस्टम हम ठीक नहीं करेंगे, तब तक हम इन ऐसे मुजरिमों के खिलाफ अली, आप सजा की बात कर रहे हैं एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट ये वाले रवैये जो अभी हमने देखे कि पुलिस अफसरान को ही सजाओं का निशाना बनाया गया। हमारे यहाँ तो ये सिस्टम चल रहा है ना, फिर आप जितनी मर्जी चीनी, जापानी, अमेरिकन जितने मर्जी लेवल के उनको आप ट्रेन कर दें, यहाँ पर तो सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जाता है। वो सब कुछ होता रहेगा तो कोई कैसे काम करेगा। ये अच्छा पॉइंट उठाया आपने कि हमारी पुलिस हमेशा सियासी इंतकामी कार्रवाइयों का अभी हमारे सामने तमाम बिल्कुल, ये अब देख लें कि नून लीग की गवर्नमेंट आई, उन्होंने कुछ एकदम ऐसे एक्शंस लिए लेकिन बदले में 25 मई का मुकाबला, 25 मई ऐसी एक डेट बन गई थी कि 25 मई को न जाने क्या हो गया था बस। अब जो PTI के लोग हैं वो चाहते थे कि 25 मई को पंजाब पुलिस ने जो उनके साथ किया था, अब पंजाब में हुकूमत उनकी है तो फौरी तौर पर इन पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। हत्ता कि जो नून लीग के उस वक्त के अहदेदार थे या वज़रा थे तो उनके खिलाफ तो कार्रवाई के लिए FIRs वगैरह जो भी PTI की गवर्नमेंट ने की, लेकिन पुलिस ऑफिसर्स को उनके खिलाफ कार्रवाई करके अब पुलिस जो है वो आइंदा वो रुक जाएगी। हमने यहाँ वो किसी के सियासी इंतकामी कार्रवाई का हिस्सा शायद ना बने। वो आप इंतकामी कार्रवाइयाँ छोड़ दें, यहाँ पसंद नापसंद की बुनियाद पर भर्तियाँ की जाती हैं। ये अभी तक सिलसिला जारी है। साई साहब की खबर है, पुलिस में उखाड़ पे चाट जारी, DPO समेत 12 अफसरान तब्दील किए गए हैं। किस बुनियाद पर किए गए? मुझे सिर्फ ये बता दें, जो कोई सियासी असर रसूख का मालिक आता है वो अपने मुताबिक ये तमाम भर्तियां कर लेता है, तो फिर इन लोगों ने काम क्या करना है, क्या परफॉर्मेंस? मनपसंद भर्ती ये तो रूटीन मैटर है, इसमें कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ अली साई ने जो दी थी वो ये थी कि इनके इंटरव्यूज़ जो हैं वो PTI के लोग कर रहे हैं। अब DPOs की नॉमिनेशन के लिए, उनके ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए बाकायदा जो PTI के 3 लोग हैं उसमें शफकत महमूद साहब का नाम था, हमाद अजहर साहब का नाम था, कि वो लोग इंटरव्यू करेंगे और उनकी सिलेक्शन पे फिर पंजाब पुलिस जो है वो मुख्तलिफ अज़ला में DPO तैनात करेगी। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई इनके पास क्या अख्तियार है कि ये लोग इंटरव्यू करें। हाँ, CM कर सकता है, CM के पास अख्तियार है, लेकिन CM ने अपने अख्तियारात इनको दे दिए कि आइंदा से DPOs की तैनाती जो है वो इन लोगों के थ्रू होगी। ठीक है, आप ट्रांसफ़र पोस्टिंग करें, तैनाती करें, लेकिन उसमें एक की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं, उनको भी देखा करें कि अगर एक बंदे की कारकर्दगी किसी ज़िले में अच्छी है तो उसको वहाँ पे तैनात रहने दें, या अपनी सियासी इंतकामी कार्रवाई का उसको हिस्सा मत बनाएं। तो इस तरह पुलिस में भी मोराल जो है वो डाउन होता है। और आपने पुलिस के मोराल की बात की तो एक और यहाँ पे मामला है जो कि पुलिस का मोराल बुलंद करता है। जी, वजीर आला का पुलिस की तनख्वाहों में इजाफे का ऐलान फाइलों में दब के रह गया। अभी कुछ दिन पहले हमने खबर डिस्कस की थी कि पुलिस के जो शोहदा हैं उनके बच्चे बेचारे बहुत सारी फैसिलिटीज से महरूम हैं, हालांकि ऐलानात जो किए जाते हैं उनके बरक्स हैं। ये वो चीज़ें हैं जो कि फाइनेंस डिपार्टमेंट आएगा, उस पर कुछ देगा, एतराज़ लगाएगा, एतराज़ लगाने के बाद मेन कैबिनेट और मेन काबीना जो है
वो इसकी फिर मंजूरी देगी। नहीं जी, अब हर चीज़ को हम तनकीद का निशाना भी नहीं बना सकते। अगर आपको पुलिस का मोराल बुलंद करना है, बेहतरी लेकर आनी है, तो ये आपको चीज़ें जो हैं इन पर गौर करना होगा और फौरी तौर पर मेरे ख्याल से ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड भी करनी होंगी। अभी एक अपडेट आप तक पहुँचानी है जी हमारे पास। अपडेट क्या है? वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ हमजा शहबाज के खिलाफ रमज़ान शुगर मिल रेफरेंस है। अदालत ने रमज़ान शुगर मिल रेफरेंस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। अपडेट आपके साथ। वेलकम बैक। और जी, आपके पास जो एक ऑप्शन रह गई थी रही सही, हालांकि वो आम बंदे के लिए नहीं थी, लेकिन जो लोग लगवा भी सकते थे उनके लिए भी है जी। लेस्को ने सोलर सिस्टम के मीटर 6000 रुपये तक महंगे कर दिए हैं। लेस्को सारिफीन को 12000 का डिमांड नोटिस जारी करके मीटर देता था, अब सारिफीन मार्केट से खुद भी खरीद सकेंगे। जी अली, मेरा ख्याल है कि पुराने पाकिस्तान में अब शायद कोई नई चीज़ सस्ती नहीं रहेगी, हर चीज़ महंगी होती जा रही है। पहले हमें शौक था कि हम पुराने मुझे तो आपने पाकिस्तान पुराना पाकिस्तान कह दिया, मैं तो कश्मकश में हूँ कि इसको नया पाकिस्तान कहना है, पुराना पाकिस्तान कहना है। देखिए, ऊपर पुराना पाकिस्तान है, नीचे नया पाकिस्तान है। तो ये जो फैसला है, क्योंकि लेस्को है, लेस्को पुराने पाकिस्तान, तो ये पुराने पाकिस्तान में, नया पाकिस्तान पंजाब में है। तो पुराने पाकिस्तान में हर चीज़ महंगी होती जा रही है। और कल एक ना मस्जिद में जुमा पढ़ रहे थे, तो जुमे के दौरान ही ना एक लड़का नौजवान था, खड़ा हो गया और उसने, हालांकि मस्जिद में हम लोग देखते हैं कि लोग इमदाद के लिए आते हैं कि मेरा बच्चा बीमार है, मेरे पास घर चलाने के लिए पैसे नहीं है। वो बंदा वो बिल लेकर आया कि मेरे पास ये, मुझे बिजली का बिल आया, मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं बिजली का बिल अदा कर सकूं। मैंने अपनी लाइफ में पहली दफ़ा देखा कि बिजली का बिल अदा करने के लिए मस्जिद के बाहर लोग, मस्जिद के बाहर वो आके लोगों से पैसे मांग रहा है कि खुदारा मुझे पैसे दे दें। तो ये सूरत हाल है कि फ्यूल एडजस्टमेंट्स के ऊपर तो हम पहले बहुत तंग हैं। तो एक ऑप्शन हमारे पास थी कि हम सोलर सिस्टम की तरफ जाएं। अब शमसी तवानाई क्योंकि बहुत ज़रूरी है और प्राइम मिनिस्टर खुद ये कह चुके हैं कि शमसी तवानाई के ऊपर जाना चाहिए, और ऐसे घराने जिनके पास बिजली नहीं है या वो बिजली इस्तेमाल, वो उनके पास कोई सहूलत भी नहीं है, तो वो सोलर सिस्टम लगा के अपना घर चला सकते हैं। तो ये फिर उनके लिए तो अजाब होगा ना। बिल्कुल, उनके लिए तो अजाब है कि जब वो एक गरीब आदमी अपने घर को सोलर लगाना चाह रहा है, 2 प्लेटें 3-4 प्लेट्स लगा के, तो उसको मीटर लगा कर आप क्या उसको मैसेज देना चाह रहे हैं। और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि तमाम इंडस्ट्री जो है, बड़े बड़े घर जो अफोर्ड कर सकते हैं वो लोग अफोर्ड करें। तो जब अफोर्ड करेंगे फिर इस तरह महंगे मीटर लेके फिर हम उससे तवक्को करेंगे कि जनाब वो आपको वापस बिजली भी रिटर्न करें। और दूसरा ना, शमसी तवानाई जो कि सोलर सिस्टम है, अब इस पर आते ही पहले तो क्योंकि टैक्स लगा दिया गया था, तो GST आके गवर्नमेंट ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने ख़त्म किया। ये एक अच्छा फैसला था। लेकिन सोलर ये नहीं है कि हमारे यहाँ तलब इसकी बढ़ गई है तो इसकी कीमत भी आप बढ़ा दें। हमेशा ऐसे ही होता है कि जब एक चीज़ की ज़्यादा डिमांड बढ़ जाती है तो फिर वो फौरी तौर पर उसकी प्राइस जो है वो भी बढ़ा दी जाती है। फिर रीज़न ये बताई जाती है कि भाई डॉलर देखें कहाँ तक चला गया, डॉलर की प्राइस और पेट्रोल की प्राइस से इसका कंपैरिजन करते हैं कि जनाब वो कहाँ तक क्या हुई है, इसी वजह से इन चीज़ों को महंगा कर दिया। एक तरफ आप कह रहे हैं कि अब शमसी तवानाई पे जाएँ, दूसरी तरफ आपने ये मीटर जो है वो महंगे कर दिए, तो फिर हर चीज़ आप आवाम की पहुंच से दूर करते जा रहे हैं। सोलर तो पहले भी अफोर्डेबल नहीं था, अब उस पर मजीद आप चीज़ें ऐड करते जा रहे हैं। सोलर सिस्टम की फ्राहमी, क्योंकि उसमें आपके बैंक बहुत ज़्यादा लोन कर रहे हैं, आपको बैंक लोन कर रहा है। अगर कोई लोग हैं तो उन्होंने बैंक से लोन लेकर भी ये चीज़ें लगवाई हैं अपने घरों में। और कुछ सेक्टर में गवर्नमेंट जो है वो ऐसे घराने जो कि बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते उनको वो दे रहे हैं, उनके लिए बाकायदा एक बिड जो है वो भी इन्होंने दे दी है। तो मुख्तलिफ कंपनियाँ आ गई कि वो सोलर सिस्टम घरों के अंदर देंगे जो घर अफोर्ड नहीं कर सकते, जहाँ पर बिजली नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जो मिडल मैन है उनके लिए परेशानी है। अमीर तबका जो रिच मैन है वो तो लगवा रहे हैं, उनको तो कोई टेंशन नहीं है उनके लिए। लेकिन जो मिडिल मैन अगर लगवा सकते हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग गली, ये वो क्लास है जो बिल भी दे सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो बिल भी दे सकते हैं। लेकिन इसमें मिडिल मैन है वो लगवाना चाहता है तो उसके लिए फिर एक बैंक की ऑप्शन है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। फिर आपको जी किस्तें देनी पड़ेंगी, अपना गला घोंटना पड़ेगा, महीने का बजट जो है उसमें कुछ ना कुछ नहीं बल्कि बहुत सारी कमी करनी पड़ेगी, फिर आप अफोर्ड करते हैं, अदरवाइज तो नहीं अफोर्ड होने वाला ये। खैर ये तो जी परेशानी है, लेकिन इस पर जी बिजली का महंगा होना वो भी नहीं रुकने वाला, ये सिलसिला भी नहीं रुकने वाला। खैर आपकी जान को नहीं सुकून आना। अब अगर आप सड़कों पर निकल रहे हैं तो आवाम की परेशानी है। मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी, ठीक है ट्रैफिक जैम का अजाब मुझे भी भुगतना पड़ता है, मैं भी परेशान होती हूँ, लेकिन ये जो धरने दे रहे हैं ये बेचारे क्या करेंगे, भी तो राइट पे आली, इनके भी तो मसाइल इतने ज़्यादा हैं, फिर इनको बाहर लेकर कौन आया है?
सवालिया निशान तो ये लोग बाहर क्यों निकले हैं? आपने उनको निकलने का मौका ही क्यों दिया? वो जब इदारे आपके काम नहीं कर रहे होंगे, इदारे उनकी बात नहीं सुन रहे होंगे, तो वो लोग सड़कों पर निकलेंगे। वो अपनी आवाज़ को ऐवान वज़ीर आला तक, ऐवान आला हुकाम तक पहुँचाने के लिए फिर सड़कों का रुख करते हैं। सड़कों पर आकर वो एहतजाज करेंगे और एहतजाज के बायस फिर जो दूसरे लोग हैं, जो मुसाफिर हैं, उनको तंग करेंगे, उनके लिए परेशानी का सबब बनेंगे। और आजकल हमारे के माइंड में ये चीज़ बन चुकी है कि जब तक हम किसी दूसरे को तकलीफ़ नहीं देंगे तब तक हमारे मसाइल हल नहीं होंगे, हमारी आवाज़ ऊपर तक नहीं पहुँचेगी। हमारा माइंडसेट ये है। तो जो पहले से तकलीफ़ में है, अब उसे अपनी तकलीफ़ का भी अंदाज़ा है, फिर वो दूसरे को तकलीफ़ देगा, उसका रास्ता ब्लॉक करेगा, क्योंकि जो ऑफिसर्स हैं वो तो अपने कमरों में बैठे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। वज़ीर आला अपने दफ्तर में बैठा हुआ है, उसको कोई परेशानी नहीं है। लेकिन मसला ये कि आप ये नौबत आने ही क्यों देते हैं? नाबीना अफराद एहतजाज करते हैं। दौर में इनका तो एहतजाज फिलहाल तो अब खत्म हो गया, मुज़ाकरात कामयाब हो गए, लेकिन ये भी मुज़ाकरात हमेशा की तरह वो लॉलीपॉप दिया जाता है। देखें, आप फिलहाल उनसे मुज़ाकरात कर लेंगे। इन्हीं की गवर्नमेंट में, पीटीआई की गवर्नमेंट में वो लोग एहतजाज करते थे, राजा साहब उनसे मुज़ाकरात करते थे, फिर कामयाब हो जाते, लेकिन फिर वो सड़कों पे 12 साल सहाफ़ी करियर में ये चीज़ जो है ना, हर 6 महीने बाद मैं ये देख रही हूँ कि नाबीना अफराद हो गए, डॉक्टर्स हो गए, टीचर्स हो, इनका एहतजाज नहीं ख़त्म होता। कभी गवर्नर हाउस, कभी सीएम हाउस, कभी सेक्रेटेरिएट, ये जगह खाली नहीं हुई कभी। देखिए, एहतजाज करते भी क्यों हैं? अपने मुतालबात के लिए, डिमांड के लिए। जब उनकी डिमांड एक कमरे में बैठ के नहीं अप्रूव हो रही, फिर वो हॉस्पिटल्स के अंदर प्रोटेस्ट करते हैं, वहाँ तक उनकी बात नहीं मानी जा रही, तो फिर उन्होंने सड़कों पर ही निकलना है। आप उनको वहीं पे टैकल करें। अच्छा जी, अब वो निकले हैं तो मुझे बता दें, जो ट्रैफिक का निज़ाम हम कह रहे हैं मुतासर हुआ, सिटी ट्रैफिक पुलिस इसमें क्या कर लेगी? मैं बार बार इस तरह के इश्यूज़ में कैप्टन मुबीन की मिसाल देती हूँ कि तो वो तो खुद भी आ गए थे यही धरने ख़त्म कराने के लिए, यही एहतजाज ख़त्म कराने के लिए, लेकिन हमने देखा कि ट्रैफिक शहर की इन मसाइल का शिकार रहती है। हमेशा से तजावुज़ात, हमेशा से ये धरने ट्रैफिक की एक बड़ी वजह बनते हैं। सो ये चीज़ें अली ख़त्म नहीं होने वाली। नहीं ख़त्म, ये तो नहीं ख़त्म होगी। आपकी रॉन्ग पार्किंग भी ट्रैफिक को ब्लॉक करेगी, आपकी तजावुज़ात भी करेंगी, आपके धरने भी करेंगे, और आवाम को ये मसाइल बर्दाश्त करने पड़ेंगे, क्योंकि ये चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं, हर टाइम करती हैं। लेकिन फ़िलहाल आपको कुछ ऐसी पॉलिसी तो बनानी पड़ेगी कि आप इनसे निमट सकें। हम एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। खुशामदीद, आपको एक दफ़ा फिर से शो में कहेंगे। और अभी जी खबर है अफसर शाही की शाह खर्चियों के हवाले से, मुल्क मुआशी बहरान का शिकार है। इन चीज़ों से हमने पहले भी कहा कि जिन लोगों ने मौजे करनी हैं, जो अफसर शाही हैं, उनकी शाह खर्चियाँ ऐसी चलती रहें कि इनको इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। अली, ज़रा शाह खर्चियाँ कौन सी हैं, हमें ये बता दें। शाह खर्चियाँ आपने देखी नहीं है कि वज़ीर आला, अवान वज़ीर आला पंजाब है, उनके पास गाड़ियाँ जो है वो बहुत कम है। पहले क्योंकि एक डिमांड की गई थी कि सीएम ऑफिस की तरफ से SNJD के जो ट्रांसपोर्ट विंग है कि हमें नई गाड़ियाँ दी जाएँ, लेकिन उन्होंने पुरानी गाड़ियाँ दे दी। वो जो ऑफिसर्स हैं, नाम भी कोई छोटी मोटी गाड़ी नहीं है। सीएम नहीं, ये पहली वाली बात कर रहा हूँ कि जो सीएम ऑफिस के जो ऑफिसर्स हैं, उन्होंने कहा कि हमें पुरानी गाड़ियाँ नहीं चाहिए, हमें नई गाड़ियाँ चाहिए। तो फौरी तौर पर जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वज़ीर आला पंजाब के मोहम्मद खान पट्टी, उन्होंने सिफारिशात की कि एक समरी तैयार करके फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेजी जाए और ये नई गाड़ियाँ हमें ख़रीद कर दी जाएँ, क्योंकि पुरानी गाड़ियों पर हम सफ़र नहीं कर सकते, वो हमारी शान है। तो लिहाजा फ़ैसला किया गया कि नई गाड़ियाँ ख़रीद ली जाएँ। अब उन गाड़ियों में गाड़ियाँ देखें आप, 4 फॉर्चूनर है, 3 रिवो डबल कैबिन डाले, और उसके बाद अल्टस जो ग्रैंडी है नया मॉडल, वो खरीदने गाड़ियाँ आ जाए, पेट्रोल भी अफोर्ड करना इनका एक। अब देखें, 30 करोड़ पर माली की 40 गाड़ियाँ खरीदी जाएंगी। अब इसमें जब ये गाड़ियाँ आएंगी तो उसके बाद आपके अभी तो कल वाली खबर का सदमा नहीं खत्म हुआ था जो ईवान वज़ीर आला के लिए खानों का बजट था, आज आपने गाड़ियों वाली खबर। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं तो कल हैरान हो गई थी कि ये शाही खाने जो हैं, मतलब कौन लोग हैं, ये तो दुनिया के मुझे लगता है अलहदा ही मखलूक हैं जो एक्स्ट्रा ज़िंदगी इंजॉय कर रहे हैं। ये लोग भी तनकीद कर रहे हैं कि सैलाब मुतासरीन राशन इमदाद के मुंतज़िर हैं, और आपकी अफसरशाही, आप अपनी सहूलियात देख रहे हैं। अब देखें, एक अफसर, उसको हर सहूलत दी जाती है, उसके पास लाखों में उसकी तनख्वाह है, 10 से 15 लाख तनख्वाह ले लेता है जो MP1 स्केल के तहत लोग आते हैं, फिर उसको गाड़ी भी दी जाती है, उसको पेट्रोल भी दिया जाता है। तो जो आम जो ग्रेड 1 का, ग्रेड 2 का, ग्रेड 3, ग्रेड 5 जिसकी तनख्वाह ही कम है, उसको कोई सहूलत ही नहीं है। कैसा निज़ाम है हमारा? हम वो गोरे वाला निज़ाम अभी भी हमारे मुल्क में चल रहा है।
भाई जो ग्रेड 22 का ऑफिसर है उसकी तनख्वाह सबसे अच्छी है, उसको हर सहूलत दी गई है। भाई क्यों, किस वजह से? जब उसको अच्छी तनख्वाह दे रहे हो तो ये चीज़ें तो मत दो। ये कौन लोग हैं, ऑफिसर्स कौन है, ये वज़रा कौन है? ये वेल इनका अच्छा बिजनेस है, अच्छा इनके पास पैसा है, इन लोगों को जरूरत ही नहीं है गाड़ियों की, फिर इनके लिए गाड़ियाँ की खरीदी जा रही हैं। तो ऑफिसर्स के लिए इनको अच्छी तनख्वाहें आप दे रहे हैं। गाड़ियां नहीं, बाद में इनका पेट्रोल भी दिया जाए। पेट्रोल पे ज्यादा एक्सपेंडिचर, हमारा 4 से 5 अरब का एक्सपेंडिचर है पोल के ऊपर, पेट्रोल के ऊपर। बिल्कुल ऐसे ही है। और इनके ऑयल चेंजेस होंगे, तो ड्राइवर्स आप इनके लिए रखेंगे। यानी सिर्फ गाड़ियों की खरीदारी पर किस्सा खत्म नहीं होता, उसके बाद एक सिलसिला शुरू हो जाता है जो कि थमने वाला नहीं होता। थैंक यू सो मच अली, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ब्रेक होगी, हेडलाइंस होंगी, फिर वापस आएंगे शो में। स्टूडियो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में जी हम बात करने वाले हैं, बहुत सारे लोग शिकायत ये कर रहे थे कि उन्हें बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होती है और जब सो के उठते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि जी आपका हाथ सो रहा है, एक साइड सोई है, जिसे हम नमनेस कहते हैं। सो ना सिर्फ मुसलसल आपको वीकनेस फील होती है, बल्कि अक्सर बैठे बैठे आपको ऐसा होता है वेट, अगर आप एक ही पोजीशन में बैठे हैं तो आपकी टांग पाँव एक हिस्सा, एक साइड जो है वो आपको सोई हुई फील होती है। आया अब इसकी रीज़न क्या है ये जानने की कोशिश करनी ज़रूरी है, क्योंकि इसमें बहुत सारे हमारे नौजवान भी शामिल हैं जिनको ये प्रॉब्लम है। क्या ये किसी भी किस्म की डेफिशिएंसी है? क्या आपको एक पोस्चर में बैठना मुसलसल नहीं चाहिए? वजूहात इसकी क्या क्या हैं ये हम जानेंगे जी, और हम इसकी न्यूट्रिशन साहब से भी बात करेंगे और हमारे साथ जो है जी हमारी दूसरी मेहमान भी मौजूद होंगी जो कि हमें बताएंगी कि आया इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं और आप इसका इलाज किस तरह से मुमकिन बना सकते हैं। हमारे साथ जी न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर सहर चावला साहिबा मौजूद है, डॉक्टर रमला आमिर मौजूद हैं, डीपीडी डॉक्टर हैं। अपने मेहमानों को खुशामदीद कहेंगे अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चले? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा जी, सबसे पहले हम चलते हैं जी डॉक्टर रमला की तरफ और उनसे जान लेते हैं कि फिजियोथेरेपी के अगर हम इलाज की तरफ जाएं, बार बार अगर आपको ये फील हो रहा है आपका हाथ सो रहा है, बाजू सो रही है या वीकनेस फील हो रही है, तो वो क्या हमें सजेस्ट करेंगी? जी डॉक्टर रमला। पहले तो बहुत थैंकफुल हूँ आपकी कि आपने अपने शो में इनवाइट किया, इट्स रियली ऑनर फॉर मी। सेकेंडली हमारी नमनेस की बहुत सारी रीज़न्स हो सकती हैं। पहले तो हम उन रीज़न्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहली रीज़न जो है वो हमारी हो सकती है कोई भी पोस्चरल चेंज, यानी कि अगर हम सो रहे हैं तो अगर हमारी रॉन्ग पोजीशन है, ठीक है, तो उसकी वजह से हमारी स्पाइन, हमारी हेड, हमारा नेक, हमारी बैक जो है वो प्रॉपर्ली पोजीशनड नहीं है, जो कि उन्हें न्यूट्रल पोजीशन में होना चाहिए। तो ऑब्वियसली पोस्चरल चेंज या रॉन्ग पोस्चर आपको नमनेस कॉज करेगा आपके हेड में, आपके बैक में या आपके किसी भी बॉडी के पार्ट में। तो उसे करेक्ट करने के लिए हम यूजुअली बहुत सारी मसाज टेक्निक्स यूज़ करते हैं जो हमारी ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है और हमारी हेड की नमनेस को ख़त्म करती है। इसके अलावा कोई भी आपको, अब देखिए ना, अगर हेड नमनेस की आप बात कर रहे हैं तो हेड नमनेस में तो कोई भी ब्रेन की इंजरी हो सकती है, कोई भी ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी है, कोई भी आपको ब्रेन ट्यूमर है, या फिर कोल्डनेस की वजह से, यानी कि हेड कोल्ड है या स्वेयर साइनस इन्फेक्शन है आपको, तो उसकी वजह से आपका ज़ाहिरी बात है कि ब्लड फ्लो रिस्ट्रिक्ट होगा, आपका नर्व डैमेज होगी और आपकी हेड नमनेस कॉज होगी। ठीक है। तो अगर आप लेग और फुट में नमनेस की बात करती हैं तो इसमें हमारी कोई भी नर्व कंप्रेशन आ सकती है। लाइक अगर हमें डिजीज़ कॉज हो रही हैं, कोई भी शियाटिका है, ठीक है, जो कि हमारी लंबर स्पाइन से ओरिजिनेट होती है, तो वो उसकी नर्व सप्लाई आपकी बैक ऑफ द लेग से फुट तक सप्लाई करती है आपको, जो कि शियाटिक नर्व होती है। ठीक है, तो अगर उसमें कंप्रेशन आ रही है, कोई भी इरिटेशन आ रही है, तो ऑब्वियसली वो आपके सिम्टम्स यही कॉज करेगी कि वो आपके फुट में और आपके लेग में नमनेस कॉज करेगी। ठीक है, और हैंड में अगर हम बात की जाए तो इसमें बहुत सारी नर्व्स जो हमारी आर्म से या हमारे फिंगर से पास कर रही होती हैं। यूजुअली हमारी कंडीशन बहुत फेमस है कार्पल टनल सिंड्रोम के नाम से। ठीक है, कार्पल टनल सिंड्रोम में क्या होता है कि वो हमारी इंडेक्स, थंब और मिडिल फिंगर को सप्लाई कर रही होती है।
तो उसमें जब कंप्रेशन आ जाती है तो ऑब्वियसली उसमें हैंड और फिंगर्स में नमनेस आना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली देयर इज अ रीज़न, इसके पीछे एक रीज़न है और उसको प्रॉपर आपका जानना बहुत ज़रूरी है। सो इसका इलाज क्या है वो तो हम डॉक्टर अमला से पूछेंगे। डॉक्टर सैर चावला की तरफ मैं आना चाहूँगी। डाइट का क्या इसमें रोल होता है? मुझे याद है मैं जब एक्सट्रीम डाइट की तरफ गई तो मुझे ये चीज़ें फील होना शुरू हो गई थी। इवन जब मैं सो के उठती थी मेरे कान पे हाथ नहीं लगाया जाता था, ऐसे लगता था सो रही है ये साइड। फिर क्रैम्प्स पड़ना शुरू आपको हो जाते हैं। सो डाइट का भी इसमें रोल है? एब्सोल्युटली बहुत ज़्यादा रोल है। मैकेनिकल रीजंस तो रमला साहिबा ने बहुत अच्छे बता दिए, मैं ऑफ कोर्स वो बातें रिपीट नहीं करूँगी। न्यूट्रिशनल की तरफ मैं आ जाऊँगी। आपकी जो नर्व की प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है, जो माइलिन शीथ होती है, जो कि इस बात का तयन करती है कि एक नर्व से दूसरी नर्व तक मैसेज किस स्पीड से जाएगा, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स किस स्पीड से जाएगी, वो कुछ वाइटामिन पर डिपेंड करती है। जिसमें आपके पास सबसे जो इम्पॉर्टेंट वाइटामिन होता है वो B1 होता है, B6 होता है, B12 होता है। अच्छा, लोग समझते हैं कि विटामिन डी का ये रोल नहीं है। विटामिन डी आपकी माइलिन शीथ की इंटेग्रिटी भी मेंटेन करता है। विटामिन डी होता है। मैग्नीशियम, क्योंकि हमारी बॉडी में 500 से ज़्यादा मेटाबॉलिक रिएक्शंस में इन्वॉल्व है, मैग्नीशियम होता है। CoQ10 को नॉर्मली लोग समझते हैं कि हार्ट पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन CoQ10 नर्व कोएंजाइम Q10 नर्व सेल मेटाबॉलिज्म में भी इन्वॉल्व है, वो आपके पास होता है। अगर आपके पास इन न्यूट्रिएंट्स, इन विटामिन्स, इन मिनरल्स की कमी है तो प्रॉब्लम होगी। अब सवाल ये आ जाता है कि इनकी कमी क्यों होगी और इन कमी किन लोगों को होगी। पैथोलॉजी की तरफ जाने से पहले मैं ये बता दूं कि वो सारे लोग जो बहुत ज़्यादा रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम करते हैं, बहुत ज़्यादा जंक कंज्यूम करते हैं ना, इस पर हमने एक बार पहले भी बात की थी कि आप जितना ज़्यादा जंक, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट और शुगर कंज्यूम करते हैं, जिस्म से बी विटामिन फ्लश आउट होता है। और सबसे ज़्यादा जो विटामिन फ्लश आउट होता है वो B1 विटामिन फ्लश आउट होता है। B1 विटामिन अगर आपके पास कम होगा तो आपके पास लैक ऑफ मेमोरी, कन्फ्यूजन, ये सब कुछ तो होगा, न्यूरोपैथी भी होगी। अब डायबिटिक्स में सबसे ज़्यादा ये कंप्लेन कॉमन होती है। डायबिटीज़ बड़ा कॉमन कॉज है इसका कि जी कहते हैं हमारे हाथों पैरों में सुइयाँ चुभ रही हैं। क्यों? डायबिटीज़ का फेवरेट टारगेट नर्वस सिस्टम क्यों है? उसमें पेरिफेरल न्यूरोपैथी क्यों होती है हाथों पैरों में? क्यों? क्योंकि डायबिटिक्स में B1 की कमी होना शुरू हो जाती है। इस वजह से इसी तरह हर वो इंसान जिसका ब्लड शुगर लेवल ज़रूरत से ज़्यादा रेज रहेगा, इवन कि जो लोग प्री डायबिटिक भी हैं, और मैं बता दूं कि प्री डायबिटिक आप 10-15 साल रह सकते हैं और तब तक भी वो टेस्ट में नहीं आता। तो बहुत सारे लोग प्री डायबिटिक होते हैं, मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, मैं उनको बताता हूं और उनको पता भी नहीं होता है, तो भी यू आर प्रोन। एक और बड़े मजे की चीज़ आप कह रही थी, मसल क्रैम्प्स हो रहे हैं, कैल्शियम की कमी से भी आपको नमनेस होती है। अच्छा। और कैल्शियम की कमी बहुत सारी रीजंस की वजह से होती है। अब इनडायरेक्टली उनकी वजह से भी नमनेस होती है। अगर आप में विटामिन डी की कमी है, विटामिन डी ने आंतों से कैल्शियम को एब्जॉर्ब करके टिश्यू और बोन में भेजना था, विटामिन डी कम है, कैल्शियम कम होगा, आपको नमनेस होगी। अब अगर आपके स्टमक में तेजाब ठीक नहीं बन रहा, अब आप कहेंगे इससे नमनेस कैसे हो सकती है? इससे नमनेस ऐसे हो सकती है कि कैल्शियम बहुत अल्कलाइन है। कैल्शियम ने आपकी मसल और नर्व कंडक्शन मेंटेन करनी है, उसको बहुत ज़्यादा HCl बहुत सही मिकदार में तेजाब स्टमक में चाहिए होता है, उसको खाने से रिलीज़ करके ब्लड में भेजने के लिए। अगर आपके स्टमक में HCl कम है, कैल्शियम ब्लड में रिलीज़ नहीं होगा, आपको नमनेस होगी। अगर आपका लिवर ठीक फंक्शन नहीं कर रहा, आपका पित्ता गॉल ब्लैडर निकला हुआ है, आपकी बाइल ठीक नहीं बन रही है, आपके फैट सॉल्युबल विटामिन जिसमें विटामिन डी आ जाते हैं वो ठीक एब्जॉर्ब नहीं होगा, डी एब्जॉर्ब नहीं होगा, कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा, आपको नमनेस होगी। सो देयर इज़ अ होल प्लिथोरा ऑफ कंडीशंस एंड आई रियली वांट पीपल टू नो कि नमनेस की एक्चुअली 4 कैटेगरीज होती हैं। पैरेस्थीसिया को भी नमनेस कहते हैं, कि जो डायबिटिक्स में सबसे ज़्यादा कॉमन है, जिसको आप कहते हैं सुइयाँ चुभना, जिस तरह रमला साहिबा बता रही थी, गलत पोस्चर वाला, ये पैरेस्थीसिया हो जाता है। दूसरा आपके पास होता है बर्निंग पेन। अब जो जलन, अच्छा, अब जलन 2 चीज़ों के सिम्टम हो सकते हैं, उसको कन्फ्यूज़ नहीं करना चाहिए। जलन एनीमिया की वजह से भी हो सकती है, जिसकी वजह से हाथों पैरों की तलियाँ जो जलती हैं, आप CBC करा लें, आपका डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो जाएगा। जलन आपको इसकी कमी की वजह से भी हो सकती है, B1 की कमी की वजह से भी हो सकती है। तो इन दोनों चीज़ों को डिफरेंशिएट करने की ज़रूरत है। अब आप डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? अगर आपको जलन के साथ साथ लैक ऑफ मेमोरी भी हो रहा है, आपको कन्फ्यूजन भी हो रही है, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, यानी बैठे बैठे आप अपनी टांग हर वक्त ऐसे हिलाते रहते हैं, बुरे ख्वाब बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा खौफनाक थॉट्स आ रही हैं, ये B1 की कमी की निशानदेही कर सकता है। कैल्शियम की कमी को आप कैसे डायग्नोज करेंगे? क्योंकि मसल क्रैम्प्स पंजाबी में जिसको खलियां कहते हैं वो उसमें भी पड़ती हैं। आपको, जैसे मैं शो से भी पहले कह रही थी, ये कैल्शियम की कमी है। उसके साथ आपका गला थोड़ा सा खराब होता है। कैल्शियम की कमी से आपको लिरिंजियल स्पैज्म होता है। कैल्शियम की कमी से आपको ट्विचिंग होती है। कैल्शियम की कमी से आपको ब्रूजिंग होती है। ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं जिसको आप डायग्नोज कर सकते हैं। और जिस भी वजह से आपको नमनेस है, अपनी डाइट में एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड रखें। ये मैं बता दूं कि जब नर्व के इर्द गिर्द सोजिश बहुत ज़्यादा होगी
ना, जब नर्व के इर्द गिर्द इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा होगी, वो अपने न्यूरोट्रांसमीटर को ठीक स्पीड से रिलीज़ नहीं कर सकता। न्यूरोट्रांसमीटर वो केमिकल है जिसने साइनेप्स में एक नर्व से दूसरी नर्व में जाना है और मैसेज को ट्रांसमिट करना है। जब न्यूरोट्रांसमीटर ही रिलीज़ नहीं होगा तो आपकी न्यूरोट्रांसमीटर ने क्या करना है, मैसेज लेके जाना है, आपको न्यूरोपैथी होगी, आपको नमनेस होगी। अगर आपकी ब्लड फ्लो ठीक नहीं है, आपके ब्लड ने, आपके माइक्रोवेस्कुलेचर ने आपकी नर्व्स में न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन को लेके जाना है, तो क्या होगा, आपको नमनेस होगी, आपको प्रॉब्लम होगी। अपनी डाइट में ओमेगा 3 का इस्तेमाल करें। टर्मरिक, करक्यूमिन टैबलेट्स, मैं नॉर्मली सप्लीमेंट्स रिकमेंड नहीं करती हूँ, आपको पता है मैं रॉ ऑर्गेनिक, लेकिन करक्यूमिन सप्लीमेंट्स टैबलेट्स में उन लोगों को रमला, आई एम सो सॉरी, उन लोगों को अना रिकमेंड करती हूँ जिन लोगों को बहुत ज़्यादा नमनेस का प्रॉब्लम होता है फॉर अ स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है। हाँ। अच्छा जी, ये तो अब मैंने डाइट भी पूछनी है, और वो कौन सी ऑर्गेनिक चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल हम करके इससे जो है वो, क्योंकि हर एज ग्रुप के लिए ऑब्वियसली चीज़ें डिफरेंट होंगी, जो हमारे डायबिटिक है उनके लिए डिफरेंट होंगी। सो वो हम वापस आके शहर से पूछेंगे, और डॉक्टर रमला से हमने पूछना है कि कौन कौन सी वो छोटी मोटी एक्सरसाइज बताएंगी, थेरेपी ऐसी जो हम रूटीन में कर सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। सम टाइम ऐसे होता है बैठे बैठे आपको लगता है आपकी टांग सो गई है, पाँव सो गया है, ऑल्दो जब आप खड़े होते हैं तो पाँव नहीं नीचे रखा जाता, बड़ा मुश्किल हो जाता है। सो इसके लिए हम पूछते हैं कि क्या थेरेपी होगी। ब्रेक का आयशा कह रही हैं, वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बहुत ही कॉमन चीज़ें जो आपको रोज़ाना की बुनियाद पर फेस करनी पड़ती हैं, सो उसके लिए आपके लिए क्या डॉक्टर रमला थेरेपी जो है वो सजेस्ट करेंगी, वो उन्हीं से जान लेते हैं। हाथ का सोना, पाँव का सोना, आपकी टांग में ऐसे नमनेस फील होना, क्या इसके लिए नॉर्मली थेरेपी आप सजेस्ट करना चाहेंगे देखने वालों को? सबसे पहले हम लेग और फुट की नमनेस की अगर बात करें तो इसमें हम अपनी बेसिक स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज गाइड कर सकते हैं। इसके लिए ये है कि पेशेंट जो है सीधा लेटे और वो अपनी पाँव की फिंगर्स को अपनी जानिब यानी कि स्ट्रेच की तरफ लेकर आए। ठीक है, इससे क्या आएगा, आपके नीचे काफ मसल्स में, आपके हैम्स में स्ट्रेच आएगा। ठीक है, इसी तरह वो सीधा लेटा हुआ टांग को बगैर घुटने को मोड़े सीधा ऊपर उठाए और अपने फुट को इसी तरह डॉर्सी फ्लेक्शन में लेकर आए, तो उसके काफ्स के साथ उसके हैम्स और क्वाड्स में भी स्ट्रेचिंग आएगी। ठीक है, ये बेसिकली मेन स्ट्रेचेस हैं, एंकल पंप्स, काफ स्ट्रेच और हैम स्ट्रेच, जो कि हम इन्हें कह सकते हैं कि ये हमारी लेग और फुट की नमनेस को विद इन मिनट्स रिजॉल्व कर सकता है। ठीक है, और इसी तरह हैंड के लिए, और इसके लिए कोई टाइमिंग भी सजेस्ट करना चाहेंगी कि बेस्ट टाइमिंग क्या है आपको खाना खाने से पहले? हाँ जी, खाना खाने से पहले, और आप दिन में 3 से 4 मरतबा करें 10 रेपिटेशंस के साथ। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला नमनेस आपकी डे बाय डे रिजॉल्व हो जाएगी। क्योंकि हमारी नमनेस ना बेसिकली 2 टाइप्स की होती है, टेम्परेरी नमनेस भी होती है और परमानेंट भी होती है। परमानेंट जो होती है वो हमारे नर्व डैमेज की वजह से होती है, और उसमें हमें एक न्यूरोलॉजिस्ट से ही कंसल्ट करना चाहिए, वो ही इसका बेटर ट्रीटमेंट आपको गाइड कर सकता है। एक दफ़ा किसी से मिली और उन्होंने मुझे कहा कि जी मुझे 2 महीने हो गए सर कि ये मेरी 2 फिंगर्स इस तरह से नमने से फील होते हैं कि ये हैं ही नहीं। सो इसकी क्या रीज़न होती है? इसकी रीज़न ये होती है कि हमारी यहाँ पे जो 2 फिंगर्स आप बता रही हैं, यहाँ से हमारी अल्नर नर्व पास कर रही होती है, जो हमारी लास्ट 2 फिंगर्स को सप्लाई करती है। तो अगर आपकी 2 फिंगर्स हों या 3 फिंगर्स हों, या ओवरऑल आप हैंड नमनेस की बात करें, तो इसमें भी हमारी कुछ ग्रिपिंग और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज आ जाती हैं, जिसमें सबसे ईजीएस्ट इसमें स्क्वीजिंग बॉल एक्सरसाइज होती है। जिस तरह एक रबड़ का बॉल होता है, आप वो परचेज करें और उसे अपने हैंड में ग्रास्प करें, फिंगर्स और पाम के थ्रू उसे स्क्वीज़ करें फॉर 10 to 15 रेपिटेशंस। आप जो है कुछ मिनट्स के लिए उसे स्क्वीज़ करें। ठीक है, और ग्रिपिंग यानी कि कोई भी जैसे कि रबर बैंड होती है, या आप उसे कोई भी इलास्टिक बैंड होता है, इस तरह से आप उसे स्ट्रेच करें, और इस तरह की जो आप कुछ पकड़ने वाली एक्सरसाइजेज होती हैं, ग्रिप करने वाली, उससे आपकी फिंगर्स, आपके पाम की स्ट्रेंथ इंप्रूव होती है। अगर आपको नमनेस हाथ में फील हो रही है, आप घर में देसी तरीके से उसे भी ट्रीट कर सकते हैं, कोई ऑलिव ऑयल या कोकोनट ऑयल लेकर, और आप उसे अच्छे तरीके से उसका मसाज करें। ठीक है, और अगर आपके हेड में फील हो रही है लाइक बैठे बैठे, तो आप उसे कोशिश करें कि आप अपने हेड को रॉक बैक एंड फोर्थ उसे घुमाएं और आप उसे रिजॉल्व करें, अपना पोस्चर चेंज करें। पोस्चर चेंज करने से बहुत ज़्यादा जो है वो आपकी नमनेस रिजॉल्व हो जाती है। ठीक है,
और इसमें आप अपनी डाइटरी मॉडिफिकेशन, जैसे कि डॉक्टर सहज चावला ने बताया कि हेल्दी बैलेंस डाइट को अपने उस मामूल में रखना बेहद ज़रूरी है। इसके साथ आपकी ज़ाहिरी बात है एक्सरसाइजेस चल रही होती हैं, आपकी मसाज टेक्निक्स होती हैं, आप ओवरवेट हैं, ओबेसिटी है, तो ओवरवेटनेस को आपने कम करना है, ठीक है। आपने अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल करना है। अगर नमनेस आपको एक डायबिटिक पेशेंट को आ रही है तो आपने अपनी ब्लड शुगर कंट्रोल करनी है, ठीक। आपने उसकी जो है थ्रू डाइट और एक्सरसाइज अपनी ब्लड शुगर को कंट्रोल करना है, ठीक है। सही। अब मैं डॉक्टर सहज चावला से जानना चाहूँगी, डाइट मुझे बता दे क्या करनी है। सबसे पहले तो इंटरमिटेंट फास्टिंग पे चले जाएं अगर आपको नमनेस है। अच्छा, इंटरमिटेंट फास्टिंग आपके पास क्या करती है कि आपके जो इंसुलिन लेवल्स कुछ लोग कहते हैं इतना लंबा अरसा नहीं हम भूखे रह सकते, तो गलत करते हैं ना। अब आपको पता है ह्यूमन बॉडी इज़ नॉट डिज़ाइन फॉर स्नैकिंग एक्चुअली। ह्यूमन बॉडी का मैकेनिज्म ही स्नैकिंग के लिए डिज़ाइन नहीं है। और मैं अना सीरियसली बात करना चाहती हूँ कि जो लोग वैसे भी बहुत ज़्यादा स्नैक करते हैं ना, और अगर वो हेल्दी स्नैक भी करते हैं, चाहे आप हेल्दी स्नैक भी करें या कह रहे मैं तो नट्स लिए थे, मैंने तो उबला अंडा खाया था, मैंने तो होल ग्रेन क्रैकर्स खाए थे, आप देते इंसुलिन हिट ही हैं। आप जितनी बार इंसुलिन हिट देंगे उतनी बार आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल्स हाई होंगे, उतनी बार आपकी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ हाई होंगे। अगर आप अपनी बॉडी में उसी तरह जिस तरह रमला एक्सप्लेन कर चुकी हैं सारा मैकेनिकल, मैं सिर्फ न्यूट्रिशनल पे बात करूँगी। अगर आप अपनी बॉडी में एंटी इन्फ्लेमेटरी या नमनेस को निगेट करने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स हाई करना चाहते हैं तो आपको फास्ट करना पड़ेगा। इनफैक्ट कुछ केसेस को जो डायबिटिक नहीं है या जिनको किडनी का प्रॉब्लम नहीं है, उनको मैं कीटो भी एडवाइस करती हूँ सुपरविजन के साथ थोड़े अरसे के लिए। ये भी आपकी नमनेस जो है उसको इम्प्रूव करने में हेल्प करती है। और इन लोगों को जो फॉर्म ऑफ B1 विटामिन मैं रिकमेंड करती हूँ वो या तो न्यूट्रिशनल यीस्ट की सूरत में करती हूँ या अभी ब्रेक में भी हम बात कर रहे थे बेनफोटामीन की सूरत में, क्योंकि वो फैट सॉल्युबल विटामिन है। और फैट सॉल्युबल नॉर्मली B1 वाटर सॉल्युबल होता है, इस पे काफ़ी सारे लोग कहेंगे, लेकिन बेनफोटामीन हम नमनेस वालों को क्यों देते हैं, क्योंकि जो माइलिन शीट है जो नर्व को शीट प्रोटेक्ट करती है वो फैट से बनी हुई है। उसको पेनिट्रेट करने के लिए हमें फैट सॉल्युबल B1 बेनफोटामीन देना पड़ता है, या आप न्यूट्रिशनल यीस्ट से लें। 2 हर्बल टीज़ मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, आजकल मैं चाइनीज़ मेडिसिन बड़े शौक से पढ़ रही हूँ मैं उस पर बात करना चाहूँगी। एक है आपके पास वेलेरियन रूट टी। वेलेरियन रूट टी आपके पास क्या करती है, दिमाग में आपका नॉर्मली बहुत सारे लोग जिनको एंग्जाइटी और जिनको नर्वसनेस के इश्यूज़ होते हैं उनमें भी नमनेस के इश्यूज़ होते हैं। इफ़ इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट एंड हाइपरटेंशन इसके साथ कंबाइंड है, वेलेरियन रूट टी आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये आपके दिमाग में जो गैबा है, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर जो है, इसके लेवल्स इंप्रूव करती है, तो आप कंपैरेटिवली रिलैक्स फील करते हैं। फीवर फ्यू एक हर्ब है और सप्लीमेंट्स की फॉर्म में भी मिलती है। अगर आपको हर्ब की फॉर्म में मिलती है, आप इसके पत्ते या आप इसकी जो डंडियां हैं उसकी चाय दिन में 3 से 4 बार बना के पी सकते हैं। नहीं तो आप इसकी कैप्सूल्स जो हैं अगर आपको मिलते हैं ऑनलाइन आप ऑर्डर कर सकते हैं, दिन में 2 कैप्सूल्स ले सकते हैं। इसका जो एक्शन होता है वो गैबापेंटिन जैसा होता है। गैबापेंटिन आपके पास इस वक्त फर्स्ट लाइन ड्रग है जो न्यूरोपैथी के ट्रीटमेंट में यूज़ होती है। आपको दवाई लेने की ज़रूरत क्या है, अगर आपको नेचुरल हर्ब से ये चीज़ जो है आपकी लाइफ में शामिल हो जाए, आपको मिल जाए। कंपैरेटिवली कीटो, इंटरमिटेंट फास्टिंग, कार्ब्स को बिल्कुल नीचे ले जाएं और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स अपनी डाइट में, नट्स अपनी डाइट में, सीड्स अपनी डाइट में, फैटी फिश अपनी डाइट में, प्रोबायोटिक्स इनको ज़्यादा कर दे अलॉन्ग विद दी फिजियोथेरेपी वाली इंस्ट्रक्शंस एंड अलॉन्ग विद गुड मोबिलिटी। अपना वेट जो है उसको देखें, वेट को रिड्यूस करने की कोशिश करें, लाइफ में अपने स्ट्रेस फैक्टर्स को देखें, उनको बेटर करने की कोशिश करें एंड स्लीप स्केड्यूल को देखें। ये आपने बड़ी अच्छी बात की है, बिल्कुल। और दूसरा मुझे लगता है कि आपकी अगर रूटीन बैठे रहने वाली है तो फिर भी आपको ऑफ कोर्स आफ्टर 40 to 45 मिनट्स आपको नहीं बैठे रहना चाहिए। अगर आपकी जॉब ऐसी हैवी डेस्क जॉब है, उठ के 10-15 मिनट के लिए चल लें, वॉक कर लें, बिकॉज आपकी जो लिम्फेटिक्स हैं, जो आपकी सर्कुलेशन है वो क्लॉग हो जाती है, उसको फ्लो करते रहना चाहिए। और अगर आप रात को बहुत देर तक जागते हैं ना, तो आपकी जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं, इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होना। अब हमारे यहाँ नॉर्मली रवैया कि हमें लगता है रात को हम जाग भी रहे ना तो हम बेड पे लेटे हैं, हम रेस्ट मोड में, इसका हमें कोई साइड इफेक्ट कम से कम नहीं होगा, क्योंकि आराम से बेड पे लेटे हैं या मूवी देख रहे हैं या बिल्कुल नॉर्मल हम लेटे हैं। वो जागना किस तरह से हमारे नुकसानदेह हमें ये नहीं पता चलता। मैसेज देखने वालों को रमला आप अगर कुछ देना चाहें फिर मैं सहर की तरफ आऊँगी। मैं मैसेज इसी से रिलेटेड जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे, मैं उसी से रिलेटेड यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप लिहाजा अपनी डाइटरी मॉडिफिकेशंस करें,
फिज़ियोथेरेपी जो कि एक रिहैबिलिटेशन ट्रीटमेंट प्रोवाइड करती है आपके किसी भी डिज़ीज़ में, किसी भी इशू में। तो फिज़ियोथेरेपी की अवेयरनेस अपने अंदर लेकर आएँ कि यहाँ से उसमें जो है वो आपके सर्वाइवल में आपके लिए हेल्प आउट कर सकती है। ना सिर्फ मेडिकेशन जो कि आपको टेम्परेरी रिलीफ प्रोवाइड करती है, फिज़ियोथेरेपी आपको एक लॉन्ग टर्म रिलीफ प्रोवाइड करती है और जिसके आपको सिर्फ बेनिफिट्स हैं, इसका कोई आपको साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो अपनी ज़िंदगी में इसकी अवेयरनेस लेकर आएँ और अपने जो है वो अपने जिस इशू पे हमने आज अना यूसुफ साहिबा और डॉक्टर सहर चावला के साथ मिलके बात की है, उनके साथ मैं यही कहूँगी कि आप इस पे जो है वो ज़रूर ये चीज़ें डिस्कस करने का मकसद भी यही था कि आपके साथ ये चीज़ें शेयर करें। अगर आपको घर बैठे ये चीज़ें फील हो रही हैं तो आपके लिए गाइडलाइन क्या होनी चाहिए। सहर, हमारे पास वक्त कम है, मैं चाहूँगी एक छोटा सा मैसेज आप भी दे दें और बता दें लोगों को कि हमने अपने आप को किस तरह से ठीक रखना है। बॉडी में कोई भी एबनॉर्मल सिम्टम्स आते हैं तो अपना कंप्लीट मुहासबा करने की कोशिश करें, हर एंगल से खुद को डिटर्मिन करें, नेचुरल रास्ते अपनाएं। बहुत ज़बरदस्त बात की, और जितना आप नेचुरल रास्ते अपनाएंगे आप देखेंगे कि आप उतना एनर्जेटिक भी फील करेंगे। सो आजकल चाहता हर कोई ये ऑर्गेनिक चीज़ें, लेकिन आप उस चीज़ की तरफ खुद ही नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि आप कहते हैं ज़िंदगी में सहल पसंद ही रहे, हम आगे बैठे रहें, बस खाना आ जाए और सब चीज़ें हो जाएं। ऐसा होगा तो फिर प्रॉब्लम्स तो आपकी ज़िंदगी में चलते रहेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। नाज़रीन, ब्रेक होगी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। प्रोग्राम में अक्सर हम आपके साथ बहुत सारी टिप्स शेयर करते रहते हैं और हमारे फिटनेस ट्रेनर हमारे साथ शो में होते हैं जो आपको बताते हैं आप फिट कैसे रह सकते हैं, आप घर में कैसे एक्सरसाइज। सबके लिए फेवरेट ये होता है ना कि भाई बैठे बिठाए पता चल जाए कि हमने स्मार्ट कैसे हो जाना है, हमारा जो काम है वो घर बैठे कैसे मुमकिन हो सकता है, कहीं बस जाना ना पड़े। चलिए उसके लिए तो हम आपके लिए आसानी पैदा कर देते हैं, आपको बता देते हैं कि ये एक्सरसाइज आपने घर में बैठ के करनी है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, हम कुछ लोग बहुत एक्सट्रीम लेवल पर खुद ब खुद चले जाते हैं, कुछ लोग वो सही तरह से समझ नहीं पाते हैं जिससे इंजरी का शिकार हो जाते हैं। सो आज आपको घर बैठे ये भी बता देंगे कि अगर कोई इंजरी हो जाती है तो उसकी सूरत में आपने रिकवरी कैसे मुमकिन है, या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन से ऐसे गलत पोस्चर हैं या कौन सी ऐसी गलती है जो हम ड्यूरिंग एक्सरसाइज कर देते हैं जिसकी वजह से इंजरी हो जाती है। सो ये सब चीज़ें आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में जो हमारे मेहमान मौजूद है, तारुफ कराना चाहूँगी, इंटरनेशनल सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर है सैयद ज़ुहैब बुखारी ने हमें ज्वाइन किया है। शो में वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आपने हमें इनवाइट किया। वालेकुम अस्सलाम आपका। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप बहुत ज़बरदस्त एक्सरसाइजेस तो लोगों को बताते रहते हैं और हम वो सेगमेंट अपना ऑन एयर करते हैं, बहुत अच्छा फीडबैक भी आता है। लेकिन अब गलती लोगों से जो हो जाती है एक्सरसाइज के दौरान, क्योंकि लोग चाहते हैं घर बैठे ही पता चल जाए हमें। सो फिटनेस ट्रेनर का रोल क्या है वो तो हम सब जानते हैं। मुझे आप भी बता दें कि सर पे मौजूद होना, क्योंकि आप माशाल्लाह से जिम में मौजूद होते हैं, लोगों को देखते हैं गलतियाँ आमतौर पे लोग क्या कर रहे हैं, आप जाके कैसे ठीक कराते हैं? सबसे पहले जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना हमारा मसला ये है कि जिम में फॉर एग्जांपल अगर 50 लोग हैं तो उसमें खाली मैं ट्रेनर नहीं हूँ, बाकी 49 भी ट्रेनर्स ही हैं। जो बंदा घर से आ रहा है यूट्यूब पे देख के आ रहा है। यार आप कैसे पॉसिबल है कि आप खाली देख के करती हैं तो हम जिम की तरफ जाते हैं, और लेकिन प्रेस जरूर होनी चाहिए। लेकिन वहाँ पे जो ट्रेनर खड़ा है उसका थोड़ा सा सुने, क्योंकि उसने अपनी फील्ड में काम किया है। उसको आप फॉर एग्जांपल कोई पोस्चर, सबसे ज़्यादा इंजरीज होती है बैक की होती हैं, गलत एक्सरसाइज लगा रहे होते हैं, पोस्चर ठीक नहीं होता, लोअर बैक इंजरी निकल आती है। मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि यार ह्यूमन बॉडी इज नॉट मशीन, कि आपकी कोई प्रॉब्लम हुई तो पुर्जा नया लगा दिया मशीन में। बिल्कुल। तो यार ट्रेनर्स की सुनते नहीं, सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा गलती जो है ना, जिसकी वजह से इंजरीज होती है। ट्रेनर्स की सुने, ठीक है, आप उसको अपना बताएं कि यार ये वाली एक्सरसाइज मैंने देखी है, मुझे बताएं कैसे करना है। और कुछ लोग जो बहुत जुनूनी होते हैं ना, जो चाहते हैं बहुत ही जल्दी बस वेट कम हो जाए, ये हो जाए, वो जाए, वो खुद ज़्यादा हार्ड एक्सरसाइज की तरफ से, उससे भी नुकसान। हार्ड एक्सरसाइज नहीं होनी चाहिए, स्मार्टली एक्सरसाइज होनी चाहिए। अब वर्क स्मार्ट और वर्क हार्ड में फ़र्क है। हमने वर्क स्मार्टली करना और सेफ जोन में रह करना है। जब हम यूट्यूब से आगे सब कुछ देखते रह के करते इंप्लीमेंट करते रहते हैं और ट्रेनर मना कर रहा होता है, समटाइम मेरे सामने बड़ी दफ़ा ऐसा होगा कि मैं मना करता हूँ यार आप गलत कर रहे हो, तो क्लाइंट नहीं सुनता। फिर 6 दिन बाद हमारे पास ही आता है, सर अब क्या करना, इंजरी हो गया। तो बैक की इंजरीज के जो ज़्यादातर वजूहात हैं, घर पे भी जो लोग हैं या जिम में कह रहे हैं, एक तो गलत फॉर्म, गलत पोस्चर, एक तो स्टैंडिंग पोस्चर। अगर हम ऑफिस में भी है तो बैठे हैं, टिल्ट होकर बैठे हुए हैं। अगर घर में भी काम कर रहे हैं तो पोस्चर, आपके शोल्डर आगे की तरफ गिरे होते हैं, या कोई हैवी वेट उठा लिया एकदम से तो इंजरी होगी। तो उसको करना क्या है, जिसको लोअर बैक इंजरी है, सबसे पहले तो कोशिश करें कि
शूज़ जो आपके कोशिश करें जॉगर्स वगैरह इस्तेमाल करें, और जो आपके जॉगर्स हैं एटलीस्ट 1 इंचज़ मोटा सोल हो, ताकि ज़मीन से इम्पैक्ट ना आए, बिल्कुल फ्लैट ना हो, ठीक है। इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। और ये सेम नीज़ के लिए भी, अगर नीज़ में भी प्रॉब्लम है तो आपने ये करना है। सेकंड, आपने पोस्चर अपना सीधा रखने की कोशिश करनी है। कुछ लोगों को मैं अक्सर कहता हूँ कि यार पोस्चर सीधा रखें, तो आगे से वो कहते हैं यार ये तो अकड़ है, अकड़ के निशाने में कहते हैं यार ये अल्लाह ताला ने बनाया आपका फ्रेम ऐसे है, आपने वैसे ही रहना है। तो सेकंड ये कि एक्सरसाइज करें, एक्सरसाइज से पोस्चर ठीक होता है, बैक ठीक होगी। सबसे कॉमन वजह जो लोअर बैक पेन की है, 2 वजूहत हैं। एक तो लेडीज़ प्रेग्नेंट होती हैं, उसके बाद जो जब आपका वेट बहुत ज़्यादा गेन हुआ होता है तो पोस्चर ख़राब हुआ होता है बॉडी के, तब पेन निकल आती है लोगों को। सेकंड, जो लोग ओबिसिटी ज़्यादा होती है, जिनमें वेट ज़्यादा होता है, तो जब तक वो वेट कम नहीं करें उनका ठीक नहीं होगा। ये तो शॉर्ट है कि हर बंदे के पास दो ऑप्शन है। मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ 2 ऑप्शन है लोगों के पास, या तो जिम चले जाएं या डॉक्टर के पास चले जाएं। अच्छा, एक मैं आपसे, क्योंकि अब आप साथ मौजूद है, मैं ये भी जानना चाहूँगी, वो ख़वातीन जो घर में बहुत ज़्यादा काम करती हैं, किचन का काम मुसलसल खड़े होने वाला है, बैक पेन का उनको भी शिकन, तो कोई एक्सरसाइज ऐसी है कि रिलीफ मिल सके बैक पेन? बिल्कुल, घर में आप प्लैंक एक्सरसाइज कर सकते हो, कोर ट्रेनिंग जिसको हम कहते हैं वो करें। ज़्यादातर ये होल्ड की ट्रेनिंग होती है, आप नेट पे देख लें, गूगल कर लें या यूट्यूब पे देख लें, प्लैंक ट्रेनिंग देखें। सिंपल से अगर आप इफ़ यू आर बिगनर तो आप कोशिश करें नी लगा के और एल्बो के साथ कर लें। फिर आस्ते आस्ते जैसा आप उसका टाइम 10 सेकंड से 20 सेकंड 30 सेकंड में प्लॉन्ग करें। और अगर आपको लगता है ठीक है अब मैं इजीली कर रही हूँ, फिर हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करें, अपने पैरों पे और एल्बोज पे उठाएं बॉडी के वेट। अगर फिर आपको लग रहा है मैं और बेहतर कर रही हूँ तो कुछ करें, साइड प्लैंक शुरू कर दें, आहिस्ता आहिस्ता जो ग्रेजुअली बेहतर करते जाएं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अपना वेट कम करें। अगर वेट आपका ज़्यादा, जितनी मर्जी बारह वेट आप बैक पेन ठीक कर लो, वो फिर निकल आएगी बिकॉज ऑफ पोस्चर। आपके बॉडी फॉर एग्जांपल, जैसा भी मेरी आपकी बात हुई, आपने बताया आपका वेट माशाल्लाह काफ़ी कम है, तो अगर वही जब बंदा प्रेग्नेंट होता है या वेट ज़्यादा होता है, अगर 60 फॉर एग्जांपल मेरा वेट और मैंने गेन कर लिया 80-90 कर लिया, 90 फॉर एग्जांपल कर लिया, तो उसके अंदर मैं अपने जो मेरा एक्चुअल वेट है उससे मैं 30 किलो ज़्यादा उठा के फिर रहा हूँ। मतलब कि आधा बंदा मैं जितना बॉडी मेरे स्ट्रक्चर था सी है उससे 50% में ज़्यादा लोड उठा के फिर रहा हूँ। जब मैं एक्स्ट्रा लोड उठा के फिर रहा हूँ तो ऑब्वियसली इंजरीज होंगी। ऐसे उस लोड को कम करें, बॉडी के ऊपर से, जॉइंट्स के ऊपर से लोड कम होगा। एक्सरसाइज को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं। अच्छा, घर में जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, मैं अभी हमारी गेस्ट यूँ करती, स्क्वाट्स करते हुए नी प्रॉब्लम निकल आई, तो अभी तक स्टिल है? ये तो लाइफ वाली इंजरी पूरी ज़िंदगी रहती है, जब तक बंदा इंजरी नहीं ख़त्म होती, बंदा ख़त्म हो जाता है। लेकिन मिस्टेक क्या है कि हम सुनने वाले नहीं हैं, हम लोग बोलने वाले हैं, हम ट्रेनर की सुनते नहीं हैं। हम देखें डॉक्टर के पास जाते हैं ना तो वहाँ के उसके पूरी सुनते हैं, ट्रेनर को हम किसी खाते नहीं। जब तक हम अब ट्रेनर को रिस्पेक्ट नहीं देंगे ना, इंजरीज होती जाएंगी। यूट्यूब का क्या है, मैं आज यूट्यूब पे चैनल बना के 4 गलत एक्सरसाइज लगा दूँ, उस पर अगर 5-6 हज़ार लाइक्स आ गए तो सब लोगों ने कहा बस ये ठीक है। लोग कहते हैं अच्छा इस पे इतने लाइक्स हैं तो इस पे सही कुछ है, मैं देख लूँगा। लाइक्स जो है वो तो जितनी आप उल्टे पुल्टे काम कर लो लाइक्स बढ़ जाते हैं, लेकिन उसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। आपको हमेशा सर्टिफाइड ट्रेनर कोच। अच्छा, क्या पोस्चर गलत हो जाता है क्या? आप वजह क्या बनती है जो नी में प्रॉब्लम? अच्छा, नीज का एक तो आप अगर हार्ड सरफेस ट्रेनिंग कर रहे हो, ये वजह होती है। वेट ज़्यादा होने की वजह से नीज पे प्रेशर है। आपके शूज़ नहीं ठीक, फॉर एग्जाम्पल लेडीज़ जो घर पे, जैसे हमने बात की किचन वगैरह काम करे, सब कुछ वेट थोड़ा ज़्यादा है या बेड फुटेड फेर रही हैं, तो वो सारा लोड जो इन दी आपके नीज में, ज़्यादा देर खड़े रहने से भी कुशन जो है नीज का डैमेज हो जाएगा। तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो मैं अक्सर देखती हूँ घर में एक्सरसाइज करने वालों को फॉलो जो करनी पड़ती है, देखना पड़ता है, वो ये आपकी नेक के नीचे भी पेन निकल आती है, उसकी क्या रीज़न होती है? मसल ओवरऑल पूरी बॉडी में लोग मोस्टली कह रहे हैं बैक में, अपर, ये ऐसे में हमारे मसल जो है ट्रेपीजियस हमारे बैक के साथ जुड़ा हुआ है, ट्रेपीजियस का। अब ये सारे मसल जब हम पोस्चर खड़ा रहते हैं, कभी ऐसे खड़े हैं हंडिया पका रहे हैं, कभी ऐसे खड़े हैं, पूरे दिन हमारा किचन में ऐसे गुजर रहे हैं, बच्चों के पीछे भाग रहे हैं कभी कुछ, तो वो मसल वीक होते हैं। इसका सिर्फ एक हल, एक्सरसाइज। 24 घंटे में जस्ट 15 मिनट भी एक्सरसाइज कर लें अगर, तो पेन शेन सबसे दूर हो जाएंगे। मैं लोगों को अक्सर कहता हूँ कि यार आप जिम जाओ। अच्छा जुहैब, ड्यूरिंग एक्सरसाइज भी लोगों को ऐसी इंजरीज हो जाती हैं, हम बहुत एकदम से झटका आ गया, जर्क आ जाता है, कंट्रोल पोजीशन नहीं है, तो उसके भी सेम है, कुछ रिकमेंडेशन है उसको हमने फॉलो करना है, लेकिन एक बार इंजरी हो जाए तो इट विल टेक टाइम टू रिकवर। आप बस अपने कंसिस्टेंसी दिखानी होती है कि आप उसको करते जाओ। रिकवरी की एक्सरसाइज है, फॉर एग्जांपल अगर आपके शोल्डर की इंजरी कोई निकल आई है, जो घर में भी अक्सर फ्रोजन शोल्डर हो जाता है या कुछ है, तो इसलिए कि आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल मोबाइल है, आप डंबल पकड़ के जस्ट को होल्ड करें 10 सेकंड्स के लिए, 1 2 3 10 तक काउंट करें, फिर उसके साथ O बनाएं, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में 8 बनाएं,
फिर उसको साइड पे होल्ड करें, अपवर्ड होल्ड, आहिस्ता आहिस्ता आपकी रेंज ऑफ मोशन बढ़ती जाएगी। हर बीमारी का इलाज अल्लाह ताला ने बनाया है, लेकिन अगर हम उसको फॉलो करें प्रॉपर्ली, हम क्या करते हैं थोड़ा सा भी ठीक होने लगता है, फिर वही काम शुरू करने से अच्छा, अब इंजरी हुई कुछ है। लोग कहते हैं जी वो जो क्रैम्प्स आपको एक्सरसाइज स्टार्ट हाँ। करें तो पड़ जाती है ना, वो कुछ लोग उसी से खौफजदा होकर छोड़ देते हैं। सो ये नॉर्मल रूटीन ये नॉर्मल है। सबसे ज़्यादा ड्रेन जो होते हैं ना जिम में जो लोग आते हैं वो सबसे, और जो घर में भी एक्सरसाइज करते हैं भागते हैं पहले 3 दिन। हाँ, मैं सब लोगों को कहता हूँ यार, जो मेरे पास है, मैं कहते हैं पहले 3 दिन मुश्किल है, उसके बाद आसानी है। 3 दिन आपने गुजार लिए तो फिर आपके लिए हर चीज़ आसान है, बिकॉज उसी में ही क्रैम्प्स पड़ने हैं। लेकिन अगर क्रैम्प ज़्यादा तो आप क्या करें, बनाना का इस्तेमाल करें ज़्यादा, तो वो आपके क्रैम्प्स को कम करता है। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो मैं कह रहा हूँ यार एक पैराडोल वगैरह खा लो पेन की, या कोई सी पेन किलर जो आपको सूट करती है। अदरवाइज बिकॉज बॉडी को एक्सरसाइज की आदत नहीं है, मसलन जैसे क्रैक हो जाए, टीयर हो जाए, तो उसकी वजह से क्रैम्प्स फील होता है। अच्छा, अब लोग क्या करते हैं अगर ऐसी कोई सिचुएशन है मेडिसिन भी लेना शुरू कर देते हैं, डॉक्टर नींद की में रिकमेंडेशन के अलावा कोई मेडिसिन ना लें, जब डॉक्टर ठीक है। रिकमेंड करे बस। ठीक है, अगर एक्सरसाइज से आपकी बॉडी पेन है स्टार्ट, जिन लोगों ने किया ना बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे है, बैक में पेन स्टार्ट हो गई है, किसी भी बॉडी के पार्ट, आपको मेडिसिन तो बिल्कुल नहीं लेनी है। डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बगैर नहीं लेनी। पैनाडोल एक ऐसी चीज़ है कि चलो हम कहते हैं हर बीमारी का इलाज है, हल्का फुल्का वो आप अगर हल्की सी बॉडी पेन है Because उसके कोई तो, side लेकिन effect हाँ, as such नहीं लेकिन अगर कोई भी इसके अलावा की मेडिसिन मैं तो रिकमेंड करूँ डॉक्टर से पूछे बगैर नहीं। और वैसे भी अगर आप मेडिकेशन पे हो किसी भी किस्म की, तो आपने डॉक्टर से पूछे बगैर कुछ नहीं करना, बिकॉज फाइनल अथॉरिटी इज डॉक्टर। सही। वी आर ट्रेनर्स, वी आर नॉट डॉक्टर। अच्छा, आपने शूज़ पे बार बार बहुत फोकस किया है। एक्सरसाइज कोई भी कर रहे हैं, कहीं पे भी आप करें, घर में करें, जिम पे करें, आपके शूज़ किस तरह के होने चाहिए प्लीज़, ये हमारे एटलीस्ट 1 इंच जो है वो सोल मोटा हो, थिक हो। और हर अक्सर लोग मुझे कहते हैं यार कि ठीक है मेरा शूज़ तो ठीक है लेकिन कोई मुझे फिर भी पेन है। तो हर चीज़ की एक लाइफ है, जैसे गाड़ी के टायर्स की लाइफ होती है ना, कि वो फिर हार्ड हो जाते हैं। जब हार्ड हो जाएगा शूज़ का रबर तो फिर वो आपको ऐसे ही लगेगा जैसे आपने फट्टा लगाया है नीचे। इम्पैक्ट लेना बंद कर दें। कोशिश करें हर 6 महीने 7-8 महीने में अपने शूज़ चेंज करें। जितने शूज़ चेंज करें, कुशन आपका सॉफ्ट होगा, आपकी इंजरी के चांसेस उतने मिनिमाइज हो जाएंगे। हाँ, ये वो चीज़ें हैं जो कि अक्सर हम देखते नहीं, हम कहते हैं हालत नोटिस नहीं करते। हाँ जी, इनको चेंज करने की जरूरत। असल में ऊपर की हालत नहीं मैटर करती, नीचे की हालत मैटर करती है। बिल्कुल, आपने सही कहा। थैंक यू सो मच। माय प्लेजर, माय प्लेजर। बहुत बहुत शुक्रिया आपके लिए। नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा, मंडे को मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।